शुरू करते हैं वीडियो को। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2025 का ये पेपर है। हिंदी साहित्य जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसकी परीक्षा 29 जून 2025 को हुई थी। इस पूरे पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक हम उसे सॉल्व करेंगे और उसे विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं उसे भी देखेंगे। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इसमें नहीं लिखी है उसे भी आपके साथ साझा करूंगा। कुछ ट्रिक्स जो इसमें काम करती हैं उन्हें भी बताता रहूंगा आपको कि कैसे लाइव एग्ज़ाम में आपको यूज़ करनी है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा और अगर आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हो तो इसका टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे डायरेक्टली वहाँ देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? भिड़ंत, धनिया, रेणु, बुझौल, रज्जू। तो वैसे तो इसका आंसर है सारे, ये सारे ही हैं, बट आयोग ने सिर्फ माना था कि ए, सी, ई ये 3 कैरेक्टर हैं जो स्त्रीलिंग है, बाकी सब नहीं है। बट ऐसा नहीं है। हरदेव बिहारी जी के अनुसार सारे विकल्प स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिएगा, सत्य पूछा है इसमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा सत्य है। पहला है भाषा पैतृक संपदा है, बिल्कुल नहीं है। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है और उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, सत्य बात है। भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, यस, ऐसा होता है। ये प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है, नहीं, अगर ऐसा होता तो इंडिया की 22 भाषाओं का सारों की व्याकरणिक संरचना एक होती, अलग अलग ना होती। खैर, इसका आंसर यानी हुआ सी, और ये रहा इस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, तो जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, ये किसका रचना है? ये नागार्जुन की है, बाबा नागार्जुन ने लिखा है। सिंधु सेज पर धरवधु अब तनिक संकुचित बैठसी, ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट है ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद, ये महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई रचना है, मतलब रचना से लिया गया है। और चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना से लिया गया है। चलो इस क्वेश्चन में ज़रा हम अपना जो अब तक का सीखते आए हैं वो हम अपना ट्रिक आजमा के देखते हैं, क्या ये काम करेगी। देखो, पहले तीसरे नंबर पे ये 4 रिपीट हुआ, पहले में यहाँ पे 4 रिपीट हुआ। 2 1 2 3 4 नहीं है, 2 1 1 2 बार रिपीट हुआ, 3 और 2 नहीं है, 4 नहीं रिपीट, 2 2 2 बार, यानी ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, यानी ऑप्शन बी होना चाहिए। देखते हैं क्या ऐसा है। यस, यानी हमारी ट्रिक यहाँ पे काम करती है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आई सजेस्ट अगेन, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, तो मैं फिर से इसे अपनी बात को दोहराता हूँ कि ये ट्रिक आप पहले मत यूज़ करना, सबसे पहले अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना। अगर उससे सॉल्व हो जाए तो ही आगे बढ़ना और अपने नॉलेज पे भरोसा करना। इस ट्रिक पे तब आना जब आपको कुछ भी ना पता हो, तो तुक्का ही मारना है अल्टीमेटली, तो तुक्का मारने से अच्छा है आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक के अंकों के स्थान का सही क्रम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार उन्होंने पूछ लिया है, रिपीटेड है, बहुत बार पूछा है इसे। देखो, सबसे पहले जो है इसमें आता है बाह्य प्रांत। एक सिंपल सी चीज़, अंधेर नगरी एक राज्य है, उस राज्य के बाहर की बातें बताई जाएंगी, फिर बाहर से आप घर की तरफ जाओगे ना, तो फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? बाज़ार आएगा, मार्केट आ गई। ठीक है, मार्केट के बाद फिर आता है जंगल, इसमें अंग का स्थान बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आता है राज्यसभा, फिर लास्ट में आता है अरण्य। तो आप लोग ज़रा मुझे पर्यायवाची बताएंगे, अरण्य किसका पर्यायवाची है? खैर नेक्स्ट इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा ई, ए और बी
और फिर बनेगा सी एंड लास्ट में 5वें नंबर पे अरण्य आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। देखो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उसका इस्तेमाल यहाँ पे भी करिए, लेकिन लिमिटेड। कंडीशन यही है कि सबसे पहले अपना नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे इस ट्रिक का। अगर काम करती है तो देखते हैं कैसे। बी रिपीट हुआ यहाँ पे, ठीक है, बी रिपीट हुआ, ई भी रिपीट हुआ, ई रिपीट हुआ, सी बी ए यानी ए रिपीट हुआ है, ई ए सी बी कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, ए डी डी सी यानी डी रिपीट हुआ है, ठीक, डी सी ई डी यानी डी अगेन रिपीट हुआ है। अब देखो इसमें कितने बार रिपीट हुए वर्ड, टिक कितनी बार लगा, 2 बार, इसमें टिक कितनी बार, 2 बार, इसमें कितनी बार लगा, 3 बार, इसमें कितने लगे हैं, 3 बार। दैट मीन्स कि अब आप कहाँ 50-50 पे पहुँच गए। तो अगर आपको तुक्का लगाना भी है तो इन दो में से किसी एक पे तुक्का लगाइए, जिसमें हाई चांसेस है कि आपका सेलेक्शन जो आपने चूज़ किया है वो सेलेक्ट हो। हाई चांस है नहीं, 50% चांस है कि वो ऑप्शन सही होगा और 50% चांस है गलत हो। रैंडम तुक्का लगाने से अच्छा है इस तरीके से इस अप्रोच को अपनाइए, ठीक है। चलो, आपने अपने नॉलेज का इस्तेमाल पहले करना है, बाकी की ट्रिक बाद में। पढ़ाई अच्छे से करनी है, ये ट्रिक्स पढ़ाई के ऊपर काम आती हैं। आप पढ़ाई करेंगे, नॉलेज बेस्ड हैं। मैं अपनी ट्रिक वाली वीडियो में भी बोला था, सबसे पहली कंडीशन है नॉलेज चाहिए, नॉलेज के बाद इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करिएगा। बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इस ट्रिक पर भरोसे करने की कोशिश करेंगे, बट आई सजेस्ट, पर्सनल सजेशन, बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ कि ट्रिक बाद में यूज़ करना, पहले नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध में से लिया गया है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, या फिर सरयू पार की यात्रा, या फिर लास्ट में है स्त्री सेवा पद्धति। तो इसका सही आंसर है दिल्ली दरबार दर्पण, उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं उस निबंध से, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित करनी है। देखो कामायनी से मतलब हर दूसरे साल कह सकता हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। या तो कामायनी के ये पूछ लेंगे, उसके जो सर्ग हैं उन सर्ग के चैप्टर्स का सीक्वेंस पूछ लेंगे, टोटल 15 सर्ग हैं, या तो उन्हें रट लो क्योंकि पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। या तो सर्ग पूछ लेंगे या फिर ऐसे लाइनें पूछेंगे और इन लाइंस का अरेंजमेंट करने के लिए बोलेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन आपके सामने ही अरेंज करना है। और हाँ, गोलू मोलू वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, अच्छे ढंग के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो अब ये एक लाइन यहाँ आई, फिर अगली लाइन, ये भी नहीं कि पूरा पूछ देंगे, तो आप सीक्वेंस से पकड़ लो, आसपास से नहीं, थोड़ा गैप ले लेके पूछते हैं लाइंस का, ठीक है। दैट मीन्स कि जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी होगी वही सेलेक्ट हो, ठीक है। अरे भैया JRF में पैसे मिलते हैं, सरकार पैसे सही जगह इन्वेस्ट करती है, तो आप सरकार की असेट बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है स्वयं व्यस्त पर शांत बने से, ठीक। सेकंड नंबर पे आएगा शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते। फिर नेक्स्ट आएगा तीसरे नंबर पे ये विज्ञान भरे अनुशासन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा चौथे नंबर पे आएगा क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। फिर लास्ट में आता है 5वें स्तर पर यही त्रिपुर है देखा तुमने। यानी इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पीयू सौ कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग किस कवि की पंक्ति है? 2020 से लेके 2025 का ये जून वाला सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस दौरान हमने ये 17वां PYQ सॉल्व कर रहे हैं। ये सेम लाइन कितनी भी कम बार अगर मैंने देखी हो तो कम से कम 4 बार या 5 बार देखी है मैंने। सेम लाइन क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो बहुत गोलू क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि ये किस कवि की है, बट इसके पहले वालों में कवि नहीं पूछा था उन्होंने, कुछ और क्वेश्चंस थे, लेकिन ये ज़रूर लाइन पूछी थी, ठीक है। चलो देखते हैं किसकी रचना है ये। मीराबाई की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है, या तुलसीदास की है, या फिर सूरदास की है। तो देखो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। एक और ऑप्शन तरीका बताते हैं, ये तो ईजी क्वेश्चन था, आपको पता भी है, लेकिन आप ये नोटिस करो ना कि मीराबाई तुलसीदास जी का नाम पूरा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास, ठीक।
नहीं लिखा उन्होंने, सिर्फ तुलसीदास लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी की जगह अगर ये सिंपल हटा दें, जायसी लिख दें, तो क्या आप नहीं समझ जाओगे कि मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है? बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन आयोग कोई गलती नहीं चाहता, क्योंकि जब क्वेश्चंस उन्हें हटाने पड़ते हैं, ड्रॉप करने पड़ते हैं, तो खर्चा भी आता है, उनके अस्मिता पे क्वेश्चन मार्क भी लगता है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन लगता है। तो इसलिए उसे बिल्कुल गलती नहीं करनी है, तो इसलिए उन्होंने पूरा डिटेल्ड नाम दिया, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, ये उनके लिए जो इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। एज पर नॉलेज ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत गोलू मोलू क्वेश्चन था ये, और इसे अगर कोई गलत करके आता है तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 8, स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो हमें सही वाले ऑप्शन चूज करने हैं इसमें। ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 ईस्वी में ही नारी मताधिकार को वैधता प्रदान की थी। नहीं। नेक्स्ट है, 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। ये सही है। बेटी फ्राइडन कृत द फेमिनिन मिस्टिक अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह सही है। केट मिलेट की पुस्तक द फीमेल यूनिक स्त्री आंदोलन का लैंगिक पाठ है। नहीं। सुसान बेसनेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने स्त्री आंदोलन को अतिवादी रूप दिया। गलत है, यानी इसका ऑप्शन बी एंड सी है। तो आपको बता दूं, पीवाईक्यू में ठीक इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के बारे में यही स्टेटमेंट एग्जैक्टली कोट करी थी पीवाईक्यू में, और उसके साथ में पहली वाली स्टेटमेंट एग्जैक्टली यही थी। तब भी उन्होंने गलती करवाई थी, कुछ समथिंग 1900 या समथिंग कुछ करके ईयर पूछा था। ठीक है, ईयर गलत दिया था, और ये बाकी कुछ बुक वगैरह के नाम उसमें पूछे थे। एग्जैक्टली रिपीटेड पीवाईक्यू है। अगर आपने अब मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से अभी तक फॉलो किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी एंड सी जो है वो सही है। ठीक है, चलो यानी देखते हैं बी एंड सी का ऑप्शन डी है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तथ्य सत्य नहीं है। एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जैक्टली। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत पूछे गए हैं पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने स्टार्टिंग से अब तक की ये 17वीं वीडियो है फॉलो की होगी तो आपको खुद समझ में आने लग गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस खूब रिपीट हुए हैं। पृथ्वीराज रासो बहुत रिपीट हुई है, इससे रिलेटेड वो बहुत पूछते हैं। एक तो रेवती तट वाला क्वेश्चन खूब पूछते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ए है, 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। बोला इन्होंने कौन सा तथ्य सही नहीं है, हमें ये देखना है। ठीक है, ये तो सही बात है। नेक्स्ट है, मुख्य छंद कवित्त, छपैया, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य है। ये सही है। नेक्स्ट है, समय 69 समय सर्ग या अध्याय है। सही बात है। डी है, पृथ्वीराज रासो को चंद्र बदाई के पुत्र कल्हड़ ने पूरा किया था। गलत है ये। और लास्ट में है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते हैं। गलत, यानी डी और ई जो है वो गलत है, बाकी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो होना चाहिए। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यानी कौन कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, अगर ये बात आपको पता है तो आप इसे सही सीक्वेंस में लगा पाएंगे। चलो, तो जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले मिला था इन सीक्वेंस के हिसाब से ये 2 पंक्तियों के बीच में, ये 2002 का है। इसे अवार्ड जो मिला था वो 2002 में मिला था। सॉरी, प्रकाशित वर्ष। अच्छा, एक बार देखें फिर से क्या पूछा इन्होंने। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में। ओके, इन्होंने प्रकाशन वर्ष पूछा। अच्छा, ये नहीं पूछा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब प्रकाशित हुई थी सम्मानित। इन्होंने प्रकाशन वर्ष पूछा था, 2002 में ये प्रकाशित हुई थी। बी है, मुझे चांद चाहिए, ये 1996 की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें और कौन से, आंगन के पारदार, ये तो 1964 की अज्ञेय जी की रचना, ये बहुत फेमस है, ये पता होनी चाहिए और आपको।
नेक्स्ट है टोकरी में दिगंत, ये 2020 की रचना है, अभी लेटेस्ट की। कविता के नए प्रतिमान, ये नामवर सिंह जी की रचना है, इसका है 1971 वर्ष। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो है CEBAD, यानी ऑप्शन नंबर ए है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, कवि और कृति के बारे में करना है। ठीक है, कवि और उनकी कृति। मोहनलाल महतो वियोगी, ठीक है, इनकी जो रचना है वो है निर्माल्य। नेक्स्ट है रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी रचना है अपराजिता। भगवती चरण वर्मा जी, इनकी रचना है मधुकण। और नरेंद्र शर्मा जी की रचना है शूल फूल। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो है बी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। ठीक, ऐसा इन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये मिलता है। और नेक्स्ट है स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकल जाती है। एग्जैक्टली आप इसे बोल के देख लो। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से नहीं निकल पाती है। एग्जैक्ट सही है। जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ये गलत है, यही इसका आंसर है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, तो ये पत्रिकाएं कब प्रकाशित हुई उनका कालक्रम देखना हमें। आलोचना पत्रिका जो है ये शिवदान सिंह चौहान जी की 1951 में प्रकाशित हुई थी। फिर है तद्भव, ये 1999 में। और बाल बोधनी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हरीश चंद्र जी की है, 1874 में। 35 साल की उम्र थी जनाब की, 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में ये स्वर्गवास हो गया इनका। इस 35 वर्ष की आयु में इतना कुछ कर दिया कि इनके 1885 से एक्सपायर होने के बाद भी आज 2026 में भी आप इसे इनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाबू मोसाय ज़िंदगी डायलॉग तो पता ही होगा आगे। ठीक, इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त जी की है, 1909 में प्रकाशित हुई थी। धर्मयुग, ये धर्मवीर भारती जी की है, 1950 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो है बी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। रचनाकार और रचना के बारे में हमें पता है तो हम धड़ल्ले से इसे मिला देंगे। चलो, तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, हरिऔध इन्होंने वो लगा रखा था अपने नाम के आगे, जैसे हरिवंश राय बच्चन उन्होंने लगाया था अपनी तरफ से। ठीक है, प्रद्युम्न विजय, ये उनका रचना है। नेक्स्ट है लाला श्रीनिवास दास जी, ये हैं प्रहद्य चरित्र, इनकी लिखी हुई रचना। वैसे अब दूसरी वाली जो फेमस रचना उसका नाम कमेंट करना आप। और राधा चरण गोस्वामी, इनकी लिखी हुई रचना है अमर सिंह राठौर। और लास्ट बालकृष्ण भट्ट, ये है दमयंती स्वयंवर। देखो एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, मेहनत वाला काम है। ये जो रचनाकार है ना, देखो इन लोगों ने इतनी रचनाएं लिखी हैं, एक एक इंसान पर अगर मैं रखूँ तो आपके पूरे पाठ्यक्रम में जितने भी रचनाकार हैं, एवरेज रख लूँ तो आपके पास कम से कम 15 से 20 रचनाकार होंगे। ठीक, अब 15 से 20 रचनाकार मिनिमम हालत में उन्होंने अपने पूरे जीवन में 10 रचना तो लिखी होगी। अगर मैं कह रहा हूँ 15 हैं, 10 लिखे, यानी 150 रचना याद करना आपको मुश्किल पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या लेकिन आपके लिए है, सपोज ये 15 रचनाकार जो इम्पोर्टेंट हैं, वो इम्पोर्टेंट कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अब इन 15 रचनाकारों को उठाओ और इनकी जो रचनाएं PYQ में खूब पूछी गई, बार बार रिपीट हुई हैं। ठीक है, जैसे अब लाला श्रीनिवास दास जी की रचना यहाँ पे इन्होंने एक बार पूछ ली, प्रहद्य चरित्र। ठीक, अब इसको लिख लो, अगली बार ये
आपको आए तो याद रहे कि हाँ ये पूछी गई है PYQ में। तो PYQ आपको इसी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। अब जैसे इसमें पूछ लिया, जैसे बालकृष्ण भट्ट जी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनसे रिलेटेड बुक्स का नाम आता है। अब इनकी दमयंती स्वयंवर रचना है, तो आप इनके बारे में लिख लो कि ये इनकी रचना है, ठीक। अब सपोज 15 राइटर ना, तो अपनी कॉपी का 15 पेज बना लो, सिंपल। अब करना क्या, स्टार्ट करो 2020 से, 17 वीडियोज़ हैं, वीडियो छोड़ो, वीडियो मत देखना, ठीक। सिंपल आप अपने PYQ की बुक उठाओ, 15 पेज बनाओ, 15-20 जो भी राइटर्स आपके हैं, 15 से 20 पेज बनाओ, ठीक। हर राइटर की जितनी बुक रिपीट हो, बुक भी मत, और सेग्रीगेट करने का आसान तरीका बताता हूँ, चलो एकदम सिंपल। हर राइटर का नाम लिखो ऊपर पेज पे बड़ा बड़ा, फिर यहाँ लिखो कहानी, सबसे ज़्यादा पूछे कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध, ये 4 पूछते हैं खूब। इन 4 टॉपिक को बनाओ। अब जो कहानी में आए वो पुस्तक के नाम लिखते चले जाओ, रिपीट हो जो PYQ में। जो उपन्यास के बारे में आए, उपन्यास नहीं नाटक, उस नाटक को लिखते जाओ, उपन्यास के बारे में लिखते जाओ, निबंध के बारे में लिखते जाओ। ऐसे करके 15 से 20 राइटर जो PYQ में खूब पूछे गए हैं उनके बारे में बना लो। ये आपकी अपनी फैक्ट शीट हो जाएगी और यही पढ़ के जाओ, क्योंकि कोई था नहीं है पढ़ने का, सब कुछ पढ़ना नहीं होता है। PYQ से आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी उसके बेस पे आप सॉल्व कर ले जाओ। जैसे एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे सपोज आपको यहाँ पे 2 लोगों के नाम पता है, ठीक है, कि ये इनकी रचना ये समथिंग है, और आपको पता है कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब इन्हीं 2 में से कोई एक का सीक्वेंस देखना है, तो अगर आपको 2 फिक्स पता चल गया, यानी A और B में तो आप आके अटकोगे ना, तो 50-50 पे आ जाओगे, आप 0 पे नहीं रहोगे, ठीक है। तुक्का नहीं मारना पड़ेगा आपको, या आपकी इन्फॉर्मेशंस गलत तरीके से नहीं। जैसे अगर आप याद हो, सुधांशु त्रिवेदी जी से किसी ने पूछा था कि आप इतने फैक्ट्स कैसे याद रखते हो, तो उन्होंने एग्जांपल दिया था कि एक घर है, उस घर में आपको पता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से। तो आपको जब कोई किताब निकालनी या कुछ भी करना, तो आप एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके वो निकाल लोगे। तो ऐसे ही जब राइटर्स के और उनके रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, तो अगर आपने ऐसे 10-15 पेज का नोट्स बनाया है, तो आपका दिमाग तुरंत इन्हीं 10-15 पेज को रिफ़र करेगा और तुरंत आपके लिए डाटा प्रोड्यूस कर देगा, ठीक। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका ये डिटेल आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। भारत दुर्दशा के अंक स्थान, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। याद कर लो, इसके कुछ कुल गिने चुने अंक हैं, उनको याद कर लो सीक्वेंस में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता ही आता है, ठीक है। पहला अंक क्या है, पहला अंक है बीथी। दूसरा अंक क्या है, दूसरा अंक है शमशान और टूटे फूटे मंदिर। तीसरा स्थान क्या है, अंक क्या है, तीसरा अंक है मैदान। चौथा अंक नहीं, 5वां अंक है किताब खाना, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, अब इस क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा लिख लो, उनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के पेज पे लिखो, और ये रिपीट लिख लो साथ में भारत दुर्दशा के आगे, कि उससे क्वेश्चन क्या आता है, अंक पूछते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनके रचनाओं से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज महाभोज है, ठीक है, महाभोज रचना है, ठीक है। अब महाभोज रचना से ये तो नहीं पूछेंगे ना कि कौन राइटर है, अब उससे वो पूछते हैं कई बार कि इसकी लाइन को सीक्वेंस में लगा दो, या फिर मैला आंचल ले लो, ठीक है। मैला आंचल सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, तो मैला आंचल लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मैला आंचल से सपोज, अब उन्होंने क्या सीक्वेंस में पूछेंगे कि ये वाला जो गीत है ये कब इसके सीक्वेंस में लगा दो, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट्स पूछ लेंगे कि ये स्टेटमेंट्स को सीक्वेंस में लगा लो। तीसरा तरीका क्या पूछते हैं, तीसरा पूछते हैं कि ये जो पात्र हैं, ये पात्र मैला आंचल से हैं कि नहीं, या कौन से पात्र इस मैला आंचल के हैं कि नहीं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है। चौथा टाइप कि वो कैरेक्टर्स के नाम दे दिए, अब बोलेंगे इनमें से कौन सा चरित्र जो है वो मेल है या फिर फीमेल है, ऐसा करके 2 क्वेश्चन टाइप में बना लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट पूछ लेते हैं कि इनमें से किसी एक कैरेक्टर का उठाएंगे, जैसे बामन दास के ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था कि बामन दास के कैरेक्टर को उठाया, उसको क्या नाम से, चिथरिया पीर बाबा नाम से बुलाते थे, तो वो उन्होंने पूछ लिया कि पीर बामन दास को मरने के बाद किस नाम से पूजा जाने लगा था या किस नाम से बुलाते थे। तो अब ये एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर बुक से आया है, ठीक। और इस पूरे PYQ को 17 पेपर्स को आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैला आंचल से कम 15-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो आप इस सीक्वेंस में जब बना लोगे, तो अब मैला आंचल को जब पढ़ोगे
एकदम समझ लो, मैथमेटिकल तरीके से पढ़ो, आंखें खुली करके। देखो 256 कैरेक्टर्स हैं, इससे ज़्यादा ही हैं। आप सबको तो याद नहीं कर सकते, बट कुछ गिने चुने हैं कैरेक्टर्स, आई गेस 8-10 या 15 कैरेक्टर्स होंगे जो हाईलाइटेड कैरेक्टर्स हैं। जैसे प्रशांत हो गए, कमली हो गई, विश्वनाथ हो गए, या पीर बाबा, ये बामन दास हो गए, बालदेव जी हो गए। इन सबको अच्छे से लिख लो एक बार, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार लिख लोगे ये पजल हो जाएगी सॉल्व। फिर आपको ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछें, आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। हो सकता है ये आपको सपोज इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आपको ये वाली बात ना पता हो, लेकिन ये 3 तो पता होगी ना। 3 पता है तो उसके बेस पे इसको तुक्का भी मार सकते हो कि हाँ चौथी यही होगी। ठीक, इस तरीके से करनी होती प्रिपरेशन। यही होती है होलिस्टिक वे पे प्रिपरेशन, और यही होती है PYQ एनालिसिस। ठीक, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कनुप्रिया, केशवदास, प्रेम वाटिका, रसखान मतलब राइटर उनके रचनाकार, हरिचरित्र, लालच दास, प्रेम सागर, लल्लू लाल, सुदामा चरित और नरोत्तम दास। ठीक है, तो इसको इन्होंने बोला कालक्रम के अनुसार लगाना है हमें। तो सबसे पहले आती हैं 1528 में आई लालच दास जी की रचना, 1528 में प्रकाशित, 1528 में। फिर नेक्स्ट आती है नरोत्तम दास जी द्वारा प्रकाशित सुदामा चरित, जो कि 1548 में प्रकाशित हुई थी। फिर आती है केशव दास, यानी ये दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये दूसरे नंबर पे केशव दास जी द्वारा कवि प्रिया, ये तीसरे नंबर पे आती है, जो कि 1601 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर पे रसखान जी, प्रेम वाटिका। इनकी रचना जो थी वो 1671 में प्रकाशित हुई थी, चौथे नंबर पे। और लास्ट में आते हैं प्रेम सागर, लल्लू लाल जी, ये 1810 की रचना है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो है CEABD, यानी बी ऑप्शन सही है। ये रहा बाकी डिटेल्ड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो मल्लिका का है, कालिदास का है, विलोम का है या निक्षेप का है? तो इसका सही आंसर है निक्षेप, वो ये कथन कहता है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तीसरी कसम कहानी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। चलो भैया, तो सबसे पहले कौन सी आई थी, सबसे बाद में कौन सी आई थी? ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आती है चलो भैया जान बचेगी तो ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। फिर नेक्स्ट पे आता है और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महमह महक रही है। फिर नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पे, इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। फिर नेक्स्ट है चौथे नंबर पे, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। और लास्ट है, इस हरदम रुपया पैसा रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसका सही सीक्वेंस होना चाहिए वो है ADBC, यानी D। ये रहा डिटेल्ड आंसर, बाकी का डिटेल्ड आंसर ये रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये भी अगेन रिपीटेड, मैं कहूँगा एक भी ऐसी रचना इसमें नहीं है जो PYQ में ना पूछी गई हो। आपने अगर PYQ अच्छे से एनालिसिस किया होगा, हर रचना के बारे में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर इसे गलत करके आए तो अगेन आपको कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है तो इसके रचनाकार को देखते हैं। काव्य भाषा का सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की 1770 में, सॉरी 1770। फिर नेक्स्ट है अभिव्यंजनावाद, ये 1866 में क्रोसे ने दिया था। और नेक्स्ट है उदात्त का सिद्धांत, ये 1 से 3वीं सदी के बीच में ये लोनजाइनस का है। और नेक्स्ट है विरेचन सिद्धांत, ये 384 से 322 ईसा पूर्व के बीच में था, अरस्तु ने दिया था।
और मूल्य सिद्धांत 1893 से 1989 के बीच में दिया गया था, ये रिचर्ड्स के द्वारा, IA रिचर्ड्स। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। ठीक है, इस हिसाब से वैसे क्वेश्चन का सीक्वेंस है सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चीफ की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन से संवाद सामनाथ की पत्नी के हैं? ये भी क्वेश्चन थीम रिपीटेड है, क्वेश्चन का वर्ड हो सकता है चेंज हो, बट ये क्वेश्चन इसके पहले वाले में पूछा था उन्होंने कि कौन से कथन सामनाथ के नहीं हैं। ठीक है, तो इस बार उन्होंने पूछा उनकी पत्नी के कौन से कथन हैं। ठीक, तो इनकी पत्नी के कथन देखते हैं कौन कौन है। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। ये सही है, ए। इसकी पत्नी कहती है दादी के लिए, मतलब उसकी बूढ़ी दादी के लिए। और नेक्स्ट है, तो कहें तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। नहीं, ये उसकी नहीं है, पत्नी के। नेक्स्ट, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। ये गलत है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो पत्थर अनारा दे। गलत है। जो वह सो गई और नींद से खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है, यहाँ लोग खाना खाएंगे। ये सही, ये उसकी पत्नी ने कहा था, यानी ए और ई उसकी पत्नी ने कहे थे। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? दिनमान, शारिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो इसका सही आंसर है सी, धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 में क्या है? देह दुल्हिया की बढ़े, ये किससे रिलेटेड है? ज्यों ज्यों जोबन ज्योति। नेक्स्ट है काननचारी नैन मृग, इसका नागर नरनु शिकर। ये रहा नरनु शिकार। लास्ट है भरे भवन में करत है नैनन हुसो पात, यानी उसके आगे की लाइन को कंप्लीट करना है। चितवन रूखे दृगन की हास्य बिनु मुस्कान। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो सीक्वेंस होगा वो है बी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रही है। उपर्युक्त कथन किसका है? मातृगुप्त का, भिक्षु का, प्रख्यात कीर्ति का, या फिर धातु सेन का है? तो इसका सही आंसर है धातु सेन, उसने ये कहा था। और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने किया था? सरस्वती, सुदर्शन, जासूस, या फिर आनंद कदम्बिनी। तो इसका सही आंसर है आनंद कदम्बिनी, उन्होंने ये किया था। बाकी के नाम रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर में से संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा कथन इंस्पेक्टर मातादीन के हैं? पढ़ लेना, बड़ी मस्त नाटक है। ठीक है, और पंक्तियाँ इन्होंने पूछा है। मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। सही बात है, उसी से लिया गया। नेक्स्ट है, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। नहीं, उससे नहीं है। आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, टेबल ले जाइए। नहीं, उससे रिलेटेड है। हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, ये उसी से रिलेटेड है। आप बेफिक्र रहें पेक्टसा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। गलत, ए एंड डी इसका सही आंसर है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। महिला आंचल के अनुसार मेरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? देखो, मैं अभी इसके थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि महिला आंचल से खूब क्वेश्चंस भर भर के पूछते हैं, तो आ गया। इन्होंने कथन सत्य पूछा है, तो ये भी एक फॉर्मेट है कि इस पे वो कथन दे दिया, पूछेंगे कि कौन सा कथन सही है, तो आपको ये बताना है कौन सा सही है। मेरीगंज गांव का नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था। नहीं, मेरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते थे। ये भी गलत है। नहीं, 16 वर्ण के लोग नहीं रहते थे। गांव में 3 प्रमुख दल थे, कायस्थ, राजपूत और यादव। यस, ये 3 प्रमुख दल थे। और नेक्स्ट है, उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। ये सही है। और लास्ट वाला गलत है। गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है।
ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलो, अरे ये तो हटाया नहीं, ये हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ना एग्ज़ाम में आपका टाइम खाने के लिए होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप उलझेंगे और समय गंवा देंगे। देखो, एक छोटी सी हिंट दूँ, जो मैंने ट्रिक बताई है आपको ना, सूची 1 सूची 2 का मिलान करने वाला, इसका इस्तेमाल भर भर के इस्तेमाल करना पेपर 1 में भी। जहाँ जिस क्वेश्चंस में आपको आंसर नहीं पता, चुप मार के टिक मार देना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, छोड़ोगे तो 0 मिलना है, नहीं छोड़ोगे या आंसर गलत होगा तब भी 0 ही मिलना है। और अगर सही हो गया ना तो बच्चा 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 10 में से अगर 10 क्वेश्चन छोड़े तो 0 मिले 10 में, और 10 में से 5 भी सही हो गया ना तो 5 दूनी 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 20 की जगह 10 नंबर तुम्हें मिल भी जाएंगे। खैर, बेसिक गणित इतना तो आता ही होगा, और नहीं आता तो पेपर में पढ़ लीजिए, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। तो इसमें हमें देखना है कि कौन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं और कौन से शुक्ल जी ने नहीं कहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। एकदम सही बात है। निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है। सब अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये बात सही है, उन्होंने कहा। और नेक्स्ट है, तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है और उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों के लिए होता है। सही है। लास्ट निबंधों में गद्य माध्यम मात्र नहीं रहता वरन एक विशेष रचना सौष्ठव लेकर आता है। ये गलत है, यानी ACD यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 अब देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित है। उत्तर आधुनिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछना। ठीक है, ये है, उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है। सही बात है। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि नहीं, जीवन सर्वोपरि बाकी के लोगों। इसमें उत्तर आधुनिकता का मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, इसमें समतावादी और सार्वभौमिक सत्यों का नकार दिया। सही है। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा नहीं, ये अपने आप में है, इंडिपेंडेंट है। इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता को नकार दिया। सही है, यानी ACE इसका सही आंसर है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आदिवासी विमर्श से संबंधित है। A जंगली फूल, B नगाड़े की तरह बजते शब्द, मन मांझने की जरूरत, मन मरंग, गोड़ा नीलकंठ हुआ, प्रमथ्यु कथा। तो इसका सही आंसर है जो वो है A, B और D, ये तीनों इससे रिलेटेड हैं। और यानी ऑप्शन नंबर डी। ये रहा इसका बाकी का डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। बंगला नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व बुद्धिवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व राष्ट्रवाद है 1857 के। ये A और B दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व विधि नहीं, तमिल नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व सुधार नहीं, केरल नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व बुद्धिवाद नहीं, यानी ऑप्शन A और B इसका सही है। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है। अस्तित्ववाद का मूल धार ही वैयक्तिक स्वच्छंदता है। स्वच्छंदतावाद सही है। नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। सही बात है। और नेक्स्ट है, अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में कीरकेगार्ड ने गढ़ा था। नहीं। युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी विकृति है। गलत। शार्त अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों हैं। सही बात है। ABE सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। सिक्का बदल गया है कहानी का पात्र नहीं है। ठीक है, शेरे, दाऊद खां, शाहनी,
ददन मियाँ। तो इसका सही आंसर है ददन मियाँ, ये इसके पात्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। और ये डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बालदेव ने बावन दास की गांधी जी की वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? देखो एग्जैक्टली मैंने बोला था ना कि बावन दास वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बालदेव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मैला आंचल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, पढ़ लेना अच्छे से। मैला आंचल ना हो समझ में आए तो उसको पढ़ लो, डिटेल में अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और ए है ताकि बावन दास मिनिस्टर न बन जाए, बिल्कुल। नेक्स्ट है सही, वैसे यही है, गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला देता, इसीलिए ताकि वो मिनिस्टर बन जाए। नेक्स्ट है ताकि बावन दास गाँव का मुखिया न बन जाए, नहीं। बावन दास लक्ष्मी के चित्त से उतर ना जाए, ये। ताकि गांगुली जी उससे सवाल जवाब ना करें, नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए ही सही है इसका। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दीन के प्रति यह उपकार किसके हैं? होरी के, गोबर के, धनिया के या फिर सिलिया के? तो सही आंसर है धनिया के। धनिया के आंसर है, ये कथन है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। बाकी का जो बचा कुछ आंसर है ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है? संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी, उर्वशी या फिर वेणुवन? तो इसका सही आंसर है उर्वशी, उसमें उन्होंने ये कथन लिखे हैं उसकी भूमिका में। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। यह काव्य पंक्तियाँ भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से हैं? दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, व्यापार, कृषि और कृषक? तो इसका सही आंसर है कृषि और कृषक। अगेन आपको समझाता हूँ, पिछली वीडियो में भी समझाया था, शायद इस वाले में भी समझाया था। एक्स्ट्रा क्यों दिया? ये कुछ और भी तो ऑप्शन दे सकता था, क्योंकि सही होना था डी। कृषि और कृषक ही क्यों दिया? कोई और ऑप्शन दे लेते, क्वेश्चन ही तो बनाना है उन्हें, ठीक है। और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पंक्तियाँ भारत निम्नलिखित में से किस भाग से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोई और पंक्ति ले लेता एग्जामिनर, या फिर कोई और पंक्ति क्या इसके रिलेटेड नहीं है इतनी बड़ी, क्योंकि इसे सही ऑप्शन बनाना है, तो इसलिए ये लिया गया है इतना बड़ा आंसर। और वो अलग से भी दिख रहा है कि यही ऑप्शन सही है। ये सब ट्रिक्स नॉलेज के बाद इस्तेमाल करना, टर्म्स एंड कंडीशन यही है, ठीक है भाई। 37 क्वेश्चन नंबर। भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस, 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। भोलाराम का जीव में यह वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? भोलाराम का जीव और चपरासी के बीच, नारद और चपरासी के बीच, नारद और साहब के बीच, भोलाराम की पत्नी और साहब के बीच? तो इसका सही आंसर है नारद और साहब के बीच। सोचो भगवान भी आ गए तब भी सरकारी दफ्तर में काम कितने अच्छे से होता है, कितने स्मूथ होता है ना। कभी गए हो सरकारी दफ्तर? जाके देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 38। मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था? रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक? आई गेस अगर मेरा डेटा सही हो तो 4 बार ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो कम रख लेते हैं, 3 क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है 100%, 3 तो मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है। रिपीटेड है, विनय पत्रिका है इसका आंसर, जिसको उन्होंने पढ़ा था। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कविता को सही क्रम में लगाना है हमें। तो सबसे पहले पूरे इसको देखते हैं। पहले नंबर पे आएगा डी, अब अधिक अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने पर ही होंगे। फिर नेक्स्ट आएगा बी वाली लाइन, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। फिर नेक्स्ट आएगी ई, तीसरे नंबर पे पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। एंड लास्ट 4th आएगी तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें। और लास्ट में आएगा 5 नंबर पे जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा तथा रघुपति राघव राजा राम आदि का सृजनात्मक व्यंग्यपरक अर्थ दिया गया है? महाभोज, सिंदूर की होली, अंजो दीदी, बकरी। तो इसका सही आंसर है बकरी। बकरी नाटक में ही ये बोला गया है, बकरी माता की जय हो। अरे बड़े मस्त नाटक हैं, पढ़ना मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापन वर्ष के पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। भारतीय ज्ञानपीठ का प्रकाश हुआ था 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, ये 1927 इलाहाबाद है हिंदी में। और नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, किसी तो कम से कम इस पूरे 17 PYQ में ये 10 बार रिपीट हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, तो इसका जो प्रकाशन हुआ 1918 में। और लास्ट संगीत नाट्य अकेडमी, ये है दिल्ली में 1953 में, बहुत अच्छा भवन है, मंडी हाउस के पास में है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से इसका जो सीक्वेंस है वो इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको बाहर रखा गया था एग्ज़ाम से, मतलब जब मूल्यांकन किया गया था पहले। अब देखते हैं सूची 1 से सूची 2 का मिलान। क्वेश्चन नंबर 42, कृति और पंक्तियाँ। आवारा मसीहा से कौन सी पंक्ति है? बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उससे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। फिर नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास हरिवंश राय बच्चन, हर साल रिपीटेड, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में मैं अपने हृदय का पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा। अनुवादों के मामलों में भी मुर्दहिया जो है उससे रिलेटेड है। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। एंड लास्ट है एक कहानी यह भी उससे लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका न कोई अंत न मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही है कि उसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी। तो इस हिसाब से इसका सही सीक्वेंस होना चाहिए, वो है डी। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त उदाहरण शेखर एक जीवनी के भाग 1 के किस खंड से उद्धृष्ट है? ये क्वेश्चन भी खूब पूछते हैं, इनके खंडों के नाम भी पूछ लेते हैं, और ये वाले जो काम किया इस क्वेश्चन में, ये वाला भी काम ही करते हैं। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। तो आप मुझे बताओगे प्रकृति और पुरुष और प्रकृति का सीक्वेंस नंबर कमेंट करके। ठीक है, इसमें से आंसर ए है इसका। ये रहा डिटेल आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, अज्ञेय की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। ठीक है, तो गैंग्रीन जो है वो 1934 में प्रकाशित हुई। अब जैसे ये रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, अज्ञेय जी से रिलेटेड, जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड खूब पूछते हैं क्वेश्चन उनकी रचनाओं को लेकर ईयर वर्ष के अकॉर्डिंग। तो लिख लो, एक पेज जो बनाने के लिए बोला बनाओ और लिख लो कि क्या है। फिर विपदगा जो है ये 1937 की रचना है। नेक्स्ट रचना है होली बोन की बत्तखें, ये 1947 की रचना है। नेक्स्ट है जयदोल 1951 की रचना है। और कलाकार की मुक्ति ये 1954 में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस है वो इसमें इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वैसे इन्होंने उसका आंसर ए माना था, बट सही आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है? ठीक है, मनोविश्लेषण से संबंधित है। तो पहला है, मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। एग्जैक्टली, ये बात सत्य है। नेक्स्ट है, इडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है। नहीं, इडिपस कॉम्प्लेक्स जो इडिपस और इलेक्ट्रा इडिपस के ही नाम पे है। और नेक्स्ट, फ्रॉयड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। एग्जैक्टली ये मानते हैं। एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा काम वृत्ति का उतना महत्व नहीं जितना अहम का है। सही है ये। नेक्स्ट है,
युंग ने ईड, ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना नहीं, सिगमंड फ्राइड ने करी थी। ऑप्शन सी है, ये है इसका डिटेल आंसर। बाकी का आंसर ये रहा। ये है क्वेश्चन नंबर 46। पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इन जनाब ने कुछ टिप्पणियाँ करी हैं, उन टिप्पणियों का सही क्रम हमें देखना है। वैसे ये क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर, ये सारी लाइनें पद्मावत के लिए नहीं है, इसलिए आयोग ने उस साल इसे ड्रॉप कर दिया था। तो उनकी कही हुई कुछ रचनाओं का मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने जो बोला था, कमेंट्री की थी, वो कमेंट्रीज लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ लेना। हम क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे में उल्लिखित निम्नलिखित चिट्ठों को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो चिट्ठों का जो सही क्रम है वो लगाते हैं। चलो, पहला है बनाम लॉर्ड कर्जन। ठीक, पहले नंबर पे हो गया। सेकंड नंबर पे आएगा वायसराय का कर्तव्य। फिर दूसरे नंबर पे आएगा बंग विच्छेद 1905 में हुआ था। और नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो का स्वागत, ये थर्ड नंबर पे आएगा। और मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि लॉर्ड मिंटो कब ज्वाइन किए थे लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे। यहाँ पे लास्ट में आता है चौथा नंबर का, एक से ये तीसरा है, ये चौथा है, लास्ट में सर सैयद अहमद खां का ख़त, ये पांचवा है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो ACBED, ACBED, ये रहा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं? अमीर खुसरो की जो पंक्तियाँ हैं वो देखते हैं। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी, सही है, उन्हीं की है। नेक्स्ट है सुनी सेज पिया सलाई, रे पियो बिनु घर मोय आजी, नहीं, उनकी है। एक नार ने अचरज किया, सांप पार मार पिंजरे में दिया, सही है। नेक्स्ट है अगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी, ये उनकी नहीं है। लास्ट वाला भी उनकी है। ACE जो है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मुर्दहिया आत्मकथा को तुलसीराम ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है, इन उपशीर्षकों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो हम सही उपक्रम देखते हैं। सबसे पहले आएगा भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, फिर दूसरे नंबर पर आता है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, फिर तीसरे नंबर पर आता है अकाल में अंधविश्वास, फिर चौथे नंबर पर आता है मुर्दहिया की गिद्ध तथा लोक जीवन, एंड लास्ट में आता है भूतनिया नागिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सीक्वेंस बनाता है और वो ही सही है। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, निबंध और उनकी पंक्तियों से जोड़ना है इन्हें। ठीक है, तो उठ जाग मुसाफिर की जो पंक्तियां हैं वो है जवानी की आँखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आँखों में प्रकाश होता है। नेक्स्ट है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, ये इससे जवानी एक चमचमादार खड्ग है। फिर नेक्स्ट है मजदूर और प्रेम, इसका है हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। और लास्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, अल्पज्ञ पिता द्वारा, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर ए और सी दोनों आयोग ने माना था, ए और सी सीक्वेंस को सही माना था उन्होंने। ये रहा इसका बाकी डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसके स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। ठीक है, तो ये किसने बोला था? ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने बोला था, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था, या गणपति चंद्र गुप्त जी ने बोला था। तो ये एक ही इंसान है जो ऐसी स्ट्रॉन्ग लाइन बोल सकते हैं, और वह रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तमस से रिलेटेड हमें सत्य कथन देखने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले। तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई थी, सही बात है। तमस का ज़्यादातर घटनाओं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं, एग्जैक्टली सही है। इस उपन्यास में नत्थू और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र नहीं। अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद रुकवाने का हर संभव, अरे बिल्कुल नहीं करता है, वही तो मेन जड़ है। अगर रुकवा देता टाइम से तो फिर क्या ही बात थी। तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है, नहीं, ये उससे ये विभाजन के समय की रचना है। ठीक है, ये रहा। तमस पे बहुत क्वेश्चन पूछे,
एक चुप मार के बना लेना, ठीक है, शांति से नोट्स बना लेना तमस के ऊपर। खूब क्वेश्चन पूछे भर भर के। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन कौन से तथ्य असत्य हैं? ध्यान रखना, सत्य नहीं पूछा है, असत्य हैं। तो कौन कौन से नहीं, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो देखते हैं, इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, एग्जैक्टली सही बात है। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप नहीं। पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है, यस। पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित है, यस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, नगरी प्रचारी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है, नहीं है पूछा है, ध्यान रखना, है नहीं पूछा है। संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी नगरी प्रचारी सभा का स्थापना हुई, सही है। इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है, सही बात, मतलब स्टेटमेंट सही है। इसके प्रथम सभापति भरतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्णदास हैं, सही है। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं भी कविताएं नहीं मिलती है, ऐसा गलत है, यही इसका आंसर भी है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बीजक में संकलित रामायणिया किस छंद से लिखी गई है? ऑप्शन ए है कड़वक, सोरठा, चौपाई या फिर दोहा। तो इसका सही आंसर चौपाई और दोहा दोनों में लिखी गई है, ठीक है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित हैं? तो कौन सी उससे रिलेटेड है ये हमें देखना है बस। चलो, चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है, नहीं, इससे रिलेटेड नहीं। यह मूर्तियाँ किस प्रकार स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम की नहीं आ सकती, ये गलत है। और नेक्स्ट है, उसके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकते हैं उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार परमात्मा के लिए समंगल, सही है। नेक्स्ट है डी, ये है सब पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ देती है, यह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने नहीं। नेक्स्ट है, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन है कि उसमें हमारा दृढ़ संबंध है, सही है। सी और ई इसका आंसर है, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। बाकी का बचा कुछ आंसर यह रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना, स्त्री पात्र और कहानी, ठीक है। तो स्त्री पात्र सीता किससे रिलेटेड है? दुलाई वाला से। किरण किससे है? कानों में कंगना, ठीक है। नेक्स्ट है चंदा, चंदा किससे रिलेटेड है? चंदा जी हैं रिलेटेड राजा निर्बंसिया, और अनीता राही से रिलेटेड है, यानी इस हिसाब से जो सीक्वेंस है वो है ए। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। यह कथन किस आलोचक का है? राजेंद्र यादव, सुरेंद्र चौधरी, देवी शंकर अवस्थी, नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर है नामवर सिंह, उन्होंने ये बात कही थी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। वैसे बेचारी अपने इतिहास से नहीं, खैर जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा कितनी अच्छी रचना है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। आप महसूस करोगे आप भी उसी के शिकार हैं, जिस तरह से वो अपने इतिहास को नहीं भूल पा रही है, वैसे आप भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं भूल सकते, भूलती नहीं। कोशिश चाहो तो आप चाहते तो हो भूल जाए, लेकिन भूलती नहीं। खड़ी बोली की वो एक है ना कि दुष्यंत कुमार ने कहा था ना कि मैं तुझे भूलने की कोशिश में तुझे कितना करीब पाता हूँ, ठीक है। तो वही वाली हाल है परिंदे कहानी में। नेक्स्ट देखते हैं, असत्य कथन हमने पूछा है, तो कौन सा है? अकबर के समय में गंग कवि ने छंद वर्णन की कीर्ति नामक एक काव्य पुस्तक खड़ी बोली में रची थी। अरे नहीं सर, अकबर के टाइम पे कहाँ खड़ी बोली? 1850 के बाद तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रची थी, और ये अकबर की बातचीत कर रहे हैं, नहीं है। तो पहले ही आंसर मिल गया, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो, ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। अंधेर नगरी नाटक में उपयुक्त कथन किसका है? नारायण दास का, गोवर्धन दास का, महंत का या फिर राजा जी का। तो इसका सही आंसर है महंत,
ऑब्वियसली कौन बोलेगा, महंत ही तो बोलेंगे, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग वही बोलेंगे। ठीक है। जिसके क्वेश्चन नंबर 61, जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले लोगों वालों को छोकरी कैसे दे दें। कहानी कोसी का घटवार का यह कथन किस पात्र का है। गोसाई, हवलदार धर्म सिंह, लक्ष्मा का बाप और लक्ष्मा। तो इसका सही आंसर है बी। अगर स्टेट, मैं कह रहा हूँ कहानी भी नहीं पढ़ो, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस लगा के आप सोचो ना कि लड़की का बाप ही तो बोलेगा, लक्ष्मा का बाप बोल रहा है तो लक्ष्मा तो लड़की है। ठीक, तो ये अगर आप पूरी स्टेटमेंट भी पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन है, कौन सा आंसर है। इसके लिए डिटेल आंसर बाकी का ये रहा, और जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। महात्मा फुले ने 1863 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये बात गलत है, ईयर गलत है। और नेक्स्ट है 1963 में गुजरात विधानसभा ने दलितों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। तो इसका ये गलत है। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। हाँ, साइमन कमीशन का समर्थन, यस। अगर ये आपको ऑड लगे तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, जब ये 1929 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, गांधी जी वगैरह सब लोग कर रहे थे, उस समय अंबेडकर जी ने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन का। तो इससे आप अटपटा मत फील करिएगा, ये बात सही है। नेक्स्ट, बहुत से लोगों ने गलती की होगी कि नहीं अंबेडकर जी को कैसे एंटी इंडियन नहीं, वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने ये निर्णय लिया था। ठीक, नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। एग्जैक्टली इसी चीज़ पे तो सारा कांटा अटका हुआ था, सारी चीज़ पे, इसीलिए वो गए थे। पूना पैक्ट भी इसी चीज़ पे हुआ था। हिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत पता होगी आपको तो रिलेट कर पाएंगे आप। थोड़ी बहुत नहीं, मतलब आपको जानकारी होगी तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे, और नहीं है तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। गांधी जी सिद्धांत से पृथक निर्वाचन मंडल के समर्थक थे। बिल्कुल नहीं, पूना पैक्ट क्यों होता, अगर ऐसा होता तो सी इसका सही आंसर है। सॉरी, सी नहीं है, सी डी है, सी डी ही तुमने मारा ना। हाँ, सी और डी, तो ऑप्शन डी है ये डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी उसने कहा था कि संबंध में यह टिप्पणी किसकी है। मधुरेश की है, विजयदेव नारायण शाही की है, नामवर सिंह की है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने ये कहा था, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य आंदोलनों को पहले से बाद के क्रम में स्थापित करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है इसमें, हालावाद आता है। ये 1933 के आसपास से शुरू होकर 1936 के बीच में समाप्त हुआ। फिर प्रगतिवाद आता है 1936 से 1943 के बीच में, 1936 से 19, ये एक टाइम लाइन है महाराज। ठीक है, इसको आप बना लो, ये टाइम लाइन अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है फिर प्रयोगवाद आता है 1943 से, देखो सीक्वेंस में ही चलेगा, 1943 से 1951 के आसपास। फिर नेक्स्ट आता है नई कविता, तो ये 1954 के आसपास मानी जाती है, 51 से 54 रख लो। फिर अकविता 1964 के आसपास मानी जाती है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो है बी। ये रहा इसका बाकी का डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं सर। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है हमें। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये 1-2 PYQ हैं, उन 2-1 को पढ़ लो और इसी से रिलेटेड इसे चिपका के रख लो अपने कॉपी में कहीं। चलो देखते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसने बोला था, ये भामा जी ने बोला था। एंड नेक्स्ट है पद संघटना रीति, ये बोला था आनंद वर्धन जी ने। ये है नेक्स्ट धन्यालोक लोचन, ये अभिनव गुप्त जी ने बोला था। और रस मीमांसा, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। कम से कम 8 से 9 बार रिपीटेड है, पूछा गया है इससे रिलेटेड कि रामचंद्र शुक्ल जी से रिलेटेड है। तो आप जान लो कि कितनी इंपॉर्टेंट रचना है ये क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं फिर से सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, स्थापना और प्रकाशन वर्ष के हिसाब से देखना है। उदंड मार्ग, देखो इसमें एक भी ऐसी रचना नहीं है जो PYQ में ना पूछी गई हो या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट ना हो, सारी रिपीटेड है। नोट्स बना के रख लो,
ठीक है। उदंड मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है 1826। ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है वो 1900 में हुआ था। और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना ये जो है 1893 में, सॉरी गलत है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना जो है ये 1910 में रिलेटेड नगरी पचाड़ी सभा की स्थापना जो है वो 1893 में हुई थी। तो यानी ये है इसका डिटेल आंसर और ऑप्शन नंबर ए है। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। छायावादी कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, यह किसका कथन है? जैनेन्द्र का है, गेय का है, देवराज का है या फिर इलाचंद्र जोशी का? तो इसका आंसर है डी, इलाचंद्र जोशी जी का है। डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है हमें। तो सबसे पहले है यानी रचनाकार और रचना से महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री, बौद्धगान उदूहा, राहुल सांकृत्यायन ये हिंदी काव्यधारा, प्रबोध चंद्र बागची ये दोहा कोश, और डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्ला ये लेश मिस्तोबक्स, इससे रिलेटेड यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? नीत्शे ने की थी, डेनियल बेल ने की थी, देरिदा ने की थी, रोला ने की। अगर मैंने मेरी ट्रिक वाली किसी ने वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने एक बोला था क्वेश्चन 7 ट्रिक बोली थी कि क्वेश्चन का आंसर आपके इसी में मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर ढंग से आपने पढ़ा हो तो ये स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट थी, तो वहीं पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इसे किसने दिया था, तो इसे देरिदा ने लिखा था। ये सॉरी रोलाम बार्थ ने ये बोला था, डी। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में सत्य कथन नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पहला है कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति, बिल्कुल गलत, यही पहला ही गलत है, बाकी का पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बाकी सही है। ये रहा डिटेल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। किसी छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में यह कहा है, फूलों को खिला देना तो हम मेरे हाथ में नहीं था, न मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, राजा शंकर प्रसाद और या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर है ए। देखो एक सिंपल, जला सकती थी, रोक सकती थी, दैट मीन्स कि किसी लेडी ने ये बात बोली है। तो ये तीन जो हैं मेल हैं, इकलौती यहाँ फीमेल हैं, तो आंसर ये है। कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर ना पता हो तो कॉमन सेंस भी काम करता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त विविध मालाएँ साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थीं? सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उपर्युक्त पंक्तियां हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक की हैं? रामचंद्र शुक्ल की हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी की हैं, बच्चन सिंह की हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी की ये है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, कवि और काव्य पंक्तियों का मिलान करना, ठीक है। तो पहले हैं ठाकुर जी की रचना काव्य पंक्तियाँ। हम तो पर नारी भई सो भई, तुम तो सुधरो सखियन सिंगरी। फिर मतीराम की है, ज्यों ज्यों निहारिये हों नैनन त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाय। घनानंद जी की है, रैन दिना घोटिबो करे प्राण झरें दुखिया अखियाँ झरना सी। और लास्ट में बोधा की रचना है, पंक्तियां हैं, अति क्षीण मृणाल के तार होते तहीं ऊपर पाँव दय कावनो है। तो इसका जो सही सीक्वेंस जो मिला है वो है बी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, रचना और समीक्षा, ठीक है। तो चारु चंद्र लेख, ये इसके एक टूटा दर्पण उससे रिलेटेड है।
मैला आंचल, इससे ये किससे रिलेटेड है? हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, नेमचंद्र। समीक्षक जो है वो हैं अंधेरे अंधेरे बंद कमरे, इसके दूसरों का नरक, श्रीकांत वर्मा जी हैं। झूठा सच, कवि दृष्टि का अभाव, कुंवर नारायण। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है डी। बाकी का डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक मरत जय चितवन एक बार। उपर्युक्त दोहा किस कृति से संकलित है? बिहारी सच्चाई, अंग दर्पण, रस प्रबोध, काव्य कलाधार। तो इसका सही आंसर है अंग दर्पण, उससे रिलेटेड है ये। डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इसमें पूछा है ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो हमें ये देखना है सत्य कौन से हैं, बाकी के गलत कौन से हैं। पहला है मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है। एग्जैक्टली सही बात है। उत्पादन के साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता, गलत करता है, संबंधों को निर्धारित करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह बतलाता है कि समाज की उत्पादक शक्तियाँ निरंतर स्थिर रहती हैं, गलत, नहीं रहती स्थिर। मार्क्स के अनुसार अगर स्थिर रहती तो आज यूएसए ऐसे दुनिया के हर कंट्रीज पर, इतने सारी कंट्रीज पर अटैक ना कर रहा होता। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एग्जैक्टली सही बात है। ये वाला तो गलत है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार सामंतवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, गलत। सामंत वो है कॉमनसलिज्म, सॉरी ये नहीं है, बिल्कुल ये मतलब ऐसे स्टेटमेंट गलत है, वो कुछ और है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। यानी इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो है सी। ये रहा बाकी डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अगेन रिपीटेड टॉपिक, बार बार पूछते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछा है, असत्य पूछा है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है। एग्जैक्टली। भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों का अभिव्यक्ति है। यस, सही बात है। नेक्स्ट है निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है। सही बात है। यह विद्या श्रीनिवास का पहला ललित निबंध है। नहीं, ये उनका पहला ललित निबंध नहीं है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में एक कथन असत्य है। सत्य नहीं पूछा है, ध्यान रखना। असत्य का मतलब 3 सही होगा, 1 गलत होगा, तो वही गलत वाला हमको ढूंढना है। चलो, तो गलत वाला हम ढूंढते हैं कौन सा है। यह शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। यस। आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ था। यस। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखन में 14 वर्ष लगे थे। एग्जैक्टली सही बात है। पर्वों का क्रम दिशा की खोज दिशाहारा दिशांत है। नहीं, ये गलत है, यही इसका आंसर है। डी इसका आंसर है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, ये मुनिमौन, ये रहे मुनिमौन से रिलेटेड है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तो रक्त, रक्तिमा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है संज्ञा से विशेषण। संज्ञा से विशेषण का एग्जाम्पल है राष्ट्र और राष्ट्रीय। व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा कुरु, कौरव। ठीक, तो इस हिसाब से 79 का जो सही आंसर है वो है बी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। हिंदी ग्रामर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जोशुआ केटेलर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है। तो बात सही है, ये है। हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक 1889 में लिखी गई ना। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई। बिल्कुल सही बात है। यह पुस्तक देवनागरी लिपि में नहीं, इसमें ब्राह्मणों द्वारा व्यवहृत लिपि का नाम उन्होंने अक्षर नागरी बताया है। नहीं, गलत है। ए और सी इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन जो आता है वो है ऑप्शन बी सही है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है किस शीर्षक के अंतर्गत दी है? मार्मिक तथ्य, सभ्यता के आवरण और कविता, सौंदर्य, मनुष्यता की
उच्च भूमि। तो इसका सही आंसर है सौंदर्य, यानी सी ऑप्शन सही है। ये बाकी का डिटेल्ड आंसर ये रहा, ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, पूछा है। तो चिंतामणि देख के हम ना, चिंतामणि भाग 1 का संपादन रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, बाकी का उन्होंने नहीं किया था, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 82, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है पूछा है, यानी 3 सही है, 1 सही गलत है, वही वाला पूछा है। माँ बच्चे को खिलाती है, ठीक नहीं, ये तो सही बात है। पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, सही है। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, गलत। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, ये सही है, तो यानी सी ऑप्शन सही है। ये रहा डिटेल्ड आंसर, बाकी का हिस्सा आगे ये रहा, आई होप पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि हैं? चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तार सप्तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर है चौथा सप्तक के कवि हैं। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है? ठीक है, तो पहले हैं F.R. लेविस, वैसे यही आंसर है, बाकी के तो उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, यही ए नहीं जुड़े हुए हैं इससे, बाकी सब जुड़े हुए हैं। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृति हूँ, यही मैं हूँ। उक्त पंक्तियों के रचिता हैं रचयिता धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, धर्मवीर रघुवीर सहाय, हरि नारायण व्यास। तो इसका सही आंसर है रघुवीर सहाय, उन्होंने ये लाइन लिखी है। और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है? सुदर्शन, सब मिट्टी हो गया, एक टोकरी भर मिट्टी, वयस्कोपकारक, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। देखो, माधवराव सप्रे की पुस्तक है ये, माधवराव सप्रे, माधव प्रसाद मिश्र, ध्यान रखना, देखो कैसे आपको परेशान करने, माधव सुन के आप दिमाग में आएगा कि तो उन्हीं की है, बट माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है। तो ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, माधवराव सप्रे। 87 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले रचना आती है उर्वशी, जो है वो 1961 में रामधारी सिंह दिनकर ने प्रकाशित करवाई थी। फिर भारत भारती 1912 में प्रकाशित करवाई थी। नेक्स्ट है परिमल, 1930 में प्रकाशित हुई थी। और पहाड़ का लालटेन 1981 में प्रकाशित हुई थी। और नेक्स्ट है अकाल में सरस, ये 1988 की रचना है। देखो, जो मैंने काल बताया है, ये मैंने ओरिजिनल ऑथेंटिक उससे बताया है। बाकी आयोग के हिसाब से जो आंसर उन्होंने दिया था वो था डी, जो इस हिसाब से सीक्वेंस नहीं बैठता, ठीक है। बट ये रहा बाकी डिटेल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो नारी, इड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में किसने कही है? देखो, बार बार आती है कामायनी से, कुछ ना कुछ हमेशा पूछना, मैंने इसके पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ। स्वप्न स्वर्ग से मनु से, स्वप्न स्वर्ग से श्रद्धा से, संघर्ष स्वर्ग से संघर्ष स्वर्ग में मनु ने, तो इसका आंसर है डी, संघर्ष स्वर्ग में मनु ने ये कही थी। ये रहा बाकी डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 का मिलान। मैला आंचल से देखो, तीसरा क्वेश्चन, मैला आंचल में प्रयुक्त शब्द आशय, तो हंसेरी, हंसेरी का मतलब उससे क्या आशय है, तो उसकी मीनिंग क्या है? हंसेरी का मतलब होता है बलवा करने वाला दल। और डोल डाल, इससे इसका मीनिंग क्या है? नित्य क्रिया। कमसल क्या है? इसकी मीनिंग है डमी कैंडिडेट, वैसे हिंदी में इन्होंने डम्मी लिखा है, इंग्लिश में डमी कैंडिडेट बोलते हैं, DUMMI, DA या
सॉरी जो भी है, दामुल हौज उसका मतलब है आजीवन कारावास। देखो ये तो चलो बता दिए, इससे रिलेटेड 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो। एक बार तो एग्जैक्टली यही पूछे थे कि दामुल हौज का मतलब क्या है, आजीवन कारावास होता है। तो PYQ सॉल्व करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर PYQ सॉल्व किया तो आपको पता चलेगा दामुल हौज का मतलब क्या है। तो 89 का जो सही आंसर है वो है सी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना। पहले हैं प्राप्तोदक, ये है इसका समानाधिकरण बहुब्री है। नेक्स्ट है वीणापाणी, ये व्याधिकरण बहुब्री है। और मारामारी ये किसका एग्जाम्पल है, व्यतिहार बहुब्री। और सचेत जो है तुल्य योग बहुब्री से रिलेटेड एग्जाम्पल है। और इसका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो है सी। चलो एक बार फिर से अपनी वो ट्रिक का इस्तेमाल करके देखते हैं, देखें काम करती है कि नहीं करती है। 2 रिपीट हुआ, 1 1 1 रिपीट हुआ, 4 1 नहीं, 2 1 2 1 ठीक है, इसमें नहीं रिपीट हुआ कुछ भी। 3 3 रिपीट हुआ है, यानी 2 1 3। यहाँ पे ट्रिक काम कर रही है, बट ज़रूरी नहीं हर जगह काम करे, तो इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहले नॉलेज का इस्तेमाल फिर ट्रिक का इस्तेमाल। चलो क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 95 तक के लिए ये वो दिया गया है, पद्य से पढ़ना है आपको, गद्य है पढ़ना है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। गद्यांश में लेखक ने वाल्मीकि को किस रूप में देखा है, ठीक है। तो दैवीय शक्ति संपन्न कवि के रूप में नहीं, एक अपूर्व कल्पनाशील कवि के रूप में जिसने राम कथा को आगे ले जाने हेतु समुद्र पर 100 योजन का सेतु तैयार किया। बी, यस यही सही है, बी जो है सही है। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो गलत है, तो उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, गद्यांश के अनुसार आख्यान को कैसे बुना जाता है। ए, सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि से नहीं, साहित्य को डूबकर रचने या पढ़ने से, गलत। आख्यान को कैसे आगे ले जाया जाए, ऐसे प्रश्नों के नयंतर से, यही इसका आंसर है। किसी प्रश्न पर लेखक के ठिठकने से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पैसेज में नहीं कहा गया है। 93 देखते हैं, लेखक के अनुसार किसी सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि कैसे आंकी जा सकती है, आख्यानों को आगे बढ़ाने वाली बहुवैकल्पिक संभावनाओं की मौजूदगी से। तो यस यही बात है, इसी से आंकी जा सकती है। भाषा में स्पंदनित अदृश्य मर्यादा के रेशों से नहीं, दैवीय कौशल के सहारे से नहीं, समुद्र पर सेतु के निश्चय से नहीं, इससे नहीं करी जा सकती। ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह स्पष्ट करना कि आख्यान केवल कथा कहानी नहीं बल्कि कल्पना से बुने परिष्कृत जीवन यथार्थ हैं, जिसमें किसी सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि फलीभूत होती है, यही है। देखो एक सिंपल और बात बताऊँ, आयोग के पास ना बजट क्रंच होता है, तो फालतू में इतनी बड़ी बड़ी लाइनें अगर लिख रहे हैं तो वो गलत ऑप्शन बनाने के लिए थोड़ा ना करेंगे। देखो इसके पहले वाले में भी देखो इतना बड़ा ऑप्शन था, सही था। इसके पहले वाले में भी देखो इतना बड़ा ऑप्शन था, सही था, ठीक है। इस वाले में भी देख लो, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने बड़े बड़े आंसर थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे ऑप्शन बड़े वाले सही होते हैं, बट एक ऑप्शन मतलब आप जैसे बड़े ऑप्शन दिखे ना तो उसमें थोड़ा सा आपका दिमाग खटकना चाहिए कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आंसर का चयन करिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, भाषिक संस्कृति की शक्ति से क्या आशय है, ठीक है। एक ही भाषा को एकाधिक बोलने वाले लोग नहीं, मिथकीय कथा को मर्यादित भाषा में कल्पना और यथार्थ के बहुमेल से प्रस्तुत करना, यस यही इसका आंसर है। अगेन बड़ा सबसे बड़ा आंसर क्या। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 के लिए ये है गद्य, आप इसे पढ़ लीजिए। आई होप आपने इसे पढ़ लिया होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। रचना के राग दीप्त सच से साक्षात्कार एक चुनौती कैसे है, क्योंकि प्रत्येक रचना रागबद्ध होती है और रागों का सटीक ज्ञान सबको नहीं होता, गलत। साक्षात्कार एक जटिल विधा है जिसमें अपना सच लोग कम बताते हैं, गलत। इसीलिए तो वो होती ही है। प्रायः रचना जटिल, दुरूह और संलिष्ट होती है, इसलिए रचना के राग दीप्त
सच के साक्षात्कार एक चुनौती है। आप इसे कंपेयर करो कितना बड़ा है। खटकना चाहिए, खरगोश की तरह कान खड़े हो जाओ और इसे सही टिक मार के आओ और 2 नंबर घर ले जाओ। आज के अधिकांश आलोचक चुनौतियों का सामना करने से कतराते। अरे बिल्कुल नहीं, फिर आलोचक किस बात के अगर वो चुनौती से कतराएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार रचना के सच को कैसे पाया जा सकता है। तो रचना के सच को पाने के लिए रचना के भीतर पाठ में प्रवेश करके, एग्जैक्टली जोर जबरी ऊपर से खींच कर नहीं, आलोचक की नज़र से देख कर नहीं। आलोचक की नज़र से देखोगे तो फिर उसके सच को कैसे जानोगे। पठालोचन के सहारे नहीं, आलोचक की नज़र से देखोगे तो झूठ अगर बोलेगा तो झूठ ही पता चलेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार कविता के संबंध में असत्य कथन है। ध्यान रखना, असत्य पूछा है। कविता का कार्य है भावों का परिष्करण, उदात्तीकरण। यस। कविता पद्य का एक प्रकार विशेष है। सही है। आलोचक कविता को अपनी के अनेक आयातित परिभाषाएं गढ़ते रहते हैं। सही है। तुक और लय की गतिशीलता का भी कविता में अलग तरह का सृजन संदर्भ रहता है। गलत। ये देखो बड़ा आंसर है ना, खरगोश की तरह कान खड़े कर लो ऐसे में, और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, तो देख लो। ये भी बता दूं तुम्हें कि एग्ज़ाम में एग्जैक्ट ऐसा नहीं रिपीट होगा। आपको इंस्टेंटली ये खोज के ढूंढना पड़ेगा। ये बार बार प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि किस तरीके से आंसर्स निकालने होते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा PYQ ऑब्जर्व करो और उसे सॉल्व करो। आलोचना का सिद्धांत अटल धर्म नहीं है। इस पंक्ति के आलोक में आलोचना का आदर्श है। यह तय कर लेना कि रचना निंदा करने योग्य है। गलत। बिना किसी दुराह के पाठ की क्लोज रीडिंग और रचना संवाद के साथ कला वस्तु के कथ्य और रूप का विश्लेषण, यही आंसर है इसका। देख लो, मैंने एक चीज़ बताई है, इसे ऑब्जर्व कर लेना। 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन इन्होंने पूछा, 9 के 9 में यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लो, बिना पढ़े, मैं कह रहा हूँ बिना पढ़े। मर्मा के आलोचक द्वारा रचना की पुनर्रचना से पाठक कैसे लाभान्वित हुआ। सी देखो कितना बड़ा है, इसका आंसर यही है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप अगर ये वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखा है तो वीडियो आपको पसंद आई है। तो जब वीडियो पसंद आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वो लाल वाला बटन दबा दो, उस पर ईंट मीट फेंक के मारो। ठीक है, टूटे ना, बस सब्सक्राइब हो जाए। और फिर जो बगल में थंब वाली उंगली है उसको तोड़ दो दबा के, लाइक और फिर शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जिनको आप चाहते हैं कि सच में बेनिफिट मिले इसका। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।